हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज साइंस के कक्षा 9 के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज आया हूं। इससे पहले बहुत वीडियो अपलोड कर दिए, उनको देख लेना। आज मैं लेकर आया हूं केंद्रक को। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों केंद्रक की ओर। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना होगा कि मैं आपको कोशिका पढ़ा रहा था और कोशिका की खोज किसने की, उसकी संरचना क्या है, ये सारा वर्णन हमने कर दिया है। तो आज मैं जैसे ये देखो, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला उसमें हमने कोशिका का चित्र बनाया था। ये कोशिका की बाहर की होती प्लाज्मा झिल्ली और इसमें ये कोशिका द्रव्य भरा रहता है और साथ में ये क्या होता है, बीच में केंद्रक होता है। ये आपको जो संरचना दिख रही है केंद्रक, और इसी का जब हम बड़ा चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। तो आज मैं इसी केंद्रक का वर्णन आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए केंद्रक क्या है। तो केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक के बारे में जानिए। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब आपको जानना होगा कि कोशिका के अंदर इस केंद्रक का क्या महत्व होता है। केंद्रक को अगर देखा जाए तो ये पूरी कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, यानी कंट्रोल रूम ऑफ सेल होता है। क्योंकि पूरी जो कोशिका है वो कंट्रोल में किसके होती है, केंद्रक के होती है। तो उस केंद्रक को हम मानेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कोशिका के लिए। अब बात आती है कि कोशिका क्या सभी कोशिका के जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं अपवाद स्वरूप मिली हैं जिनमें नहीं होता है। जैसे मानव जो होता है उसकी रक्त कोशिकाओं में जो लाल रुधिर कणिका होती है, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कैपिलरीज, तो उसमें जो है ये क्या होते हैं, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी देखे गए हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे क्लेडेफोरा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों का भी हम वर्णन करेंगे और हम चलते हैं सीधे केंद्रक की ओर। तो आइए चलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य से घिरी हुई एक गोलाकृत होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो ये देखो कोशिका है और इसमें ये क्या भरा है, कोशिका द्रव्य। उसके चारों ओर से घिरी हुई ये जो संरचना है, इसी को हमने क्या नाम दिया, केंद्रक नाम दिया। तो ये गोल आकृत क्या है, केंद्रक है। कोशिका में मुख्यतः एक ही केंद्रक होता है। तो मुख्यतः एक ही केंद्रक होता है, ये हमने अभी आपको बताया कि केंद्रक किसी भी कोशिका में एक ही होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। तो इस प्रकार इसमें जो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुकल्पी जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि इस पॉइंट को, जो पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते रहते हैं, जिससे बहुकल्पी प्रश्न कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में किस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो आप झट से बता पाएंगे कि आरबीसी जो होती है उसमें नहीं होता है, या लाल रुधिर कणिका में नहीं होता है। इसी प्रकार चलेंगे, केंद्रक अनुपस्थित होता है तथा कुछ पौधे जैसे क्लेडेफोरा क्या है, एक शैवाल है, में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यानी इसमें क्या है, एक से अधिक केंद्रक होते हैं। मुख्यतः सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, आरबीसी में अनुपस्थित होता है, क्लेडेफोरा में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब हम खोज की बात कर लेते हैं। तो केंद्रक की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आप थोड़ा मेंटेन करना कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? सन 1831 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि केंद्रक के बारे में थोड़ा परिचय हुआ कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की इंपॉर्टेंस क्या होती है कोशिका की। आप संरचना जान जाएंगे तो संरचना के बाद अब हमें जरूरी है कि केंद्रक में संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो भागों की अगर बात की जाए तो केंद्रक की संरचना में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है केंद्रिका और चौथा होता है
चौथा होता है क्रोमेटिन। चौथा होता है क्रोमेटिन। तो यानी केंद्रक की संरचना में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है केंद्रिका, चौथा होता है क्रोमेटिन जाल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले केंद्रक कला की। तो पहली हेडिंग आपके सामने है केंद्रक कला। अब केंद्रक कला को हम केंद्रक आवरण भी कहते हैं, केंद्रक आवरण। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि पूरी केंद्रक की संरचना में 4 भाग होते हैं। उस 4 भागों में हम डिटेल से आपको लेकर चलेंगे किसकी ओर, चारों भागों को डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, धैर्यपूर्वक बस पैसेंस बनाकर देखते जाइए, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। केंद्रक कला को हम केंद्रक आवरण भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये केंद्रक आवरण है दोहरी झिल्ली का, अभी हमने स्पष्ट किया था। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली का बना एक आवरण होता है जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं, जिसे हम केंद्रक आवरण या केंद्रक कला कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये देखो आप दोहरी झिल्ली का बना हुआ है, एक झिल्ली ये है, एक झिल्ली ये, दोहरा आवरण है। देखो पूरे में देखो दोहरा आवरण दिख रहा है, दोनों में दोहरा आवरण दिख रहा है। ये जो एक है, एक इसकी मोटाई 90 एंगस्ट्रॉन है, इसकी भी मोटाई 90 एंगस्ट्रॉन है। तो मतलब ये पूरी हो जाएगी 90 एंगस्ट्रॉन। और इसके जो बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रॉन होती है। तो आगे देखो लिखा है इस केंद्रक आवरण की लगभग 90 एंगस्ट्रॉन, ए लिखा है, ए का फॉर होता है एंगस्ट्रॉन, मोटाई होती है तथा प्रत्येक झिल्ली के बीच की दूरी 200 से 400 एंगस्ट्रॉन होती है। अभी हमने स्पष्ट किया कि एक झिल्ली की मोटाई 90 एंगस्ट्रॉन, जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 से 400 एंगस्ट्रॉन तक होती है। फिर क्या है, इस आवरण में अनेक जगह जगह पर छिद्र होते हैं। मतलब इनके जगह जगह पर क्या छिद्र हैं, देखो दिख रहे हैं, ये देखो छिद्र हैं, ये सारे आपको छिद्र दिख रहे हैं। और ये जो छिद्र हैं इन्हीं को हमने नाम क्या दिया था, केंद्रक छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। तो यानी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि जो संरचना है उसी को लिखना है। पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप चाहें अगर समझ लेंगे तो अपने मन से सारी बातें लिख सकते हैं। केंद्रक छिद्र कहते हैं और इन्हीं केंद्रक छिद्रों के द्वारा कोशिका तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी जो कोशिका भी हमने आपको बताई थी, उस कोशिका में जो कोशिका होती है और कोशिका के बीच में ये देख द्रव्य भरा है और ये केंद्रक द्रव्य भरा है। तो इसमें जो आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान किसके द्वारा होगा, इसी के द्वारा। ये केंद्रक ही क्या था, यही तो केंद्रक था। तो इस प्रकार इस पदार्थ, केंद्रक पदार्थ और कोशिका पदार्थ, इन दोनों का आदान प्रदान कैसे होगा, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। तो आपने बहुत भी बेहतरीन तरीके से केंद्रक कला को समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग की ओर। तो जब आपने समझ लिया केंद्रक कला, अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग यानी केंद्रक द्रव्य की ओर। तो देखो क्या होगा, केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक जाल रूपी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो अभी हमने बताया था कि ये जो केंद्रक आवरण है, आवरण में जो आपका ये भरा है द्रव्य, ये आपका द्रव्य भरा है, इस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने समझा कि केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल भरा रहता है, यानी तरल रूपी संरचना होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये लिक्विड फॉर्म में जो भरा हुआ है तरल, इसी तरल को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। चूंकि केंद्रक में भरा है इसलिए केंद्रक द्रव्य कहेंगे। अगर ये कोशिका में होता तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार ये केंद्रक में है तो हम क्या नाम देंगे, केंद्रक द्रव्य, या फिर कहेंगे न्यूक्लियर मैटर कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक जाल रूपी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो आपको जाल रूपी संरचना दिख रही है, इसी को हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन नाम दिया है। तो इस प्रकार आपने पहली हेडिंग समझी केंद्रक कला, दूसरी हेडिंग आपने क्या समझ ली, केंद्रक द्रव्य। इसे आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। जब संरचना समझेंगे और जो संरचना है उसी टाइप से इसको लिखते चले जाना है,
बस पहले समझना है, उसके बाद अपनी ही भाषा में लिख सकते हैं। समझना तो पड़ेगा एक बार। अब चलते हैं तीसरी हेडिंग की ओर। तीसरी हेडिंग क्या कहती है? केंद्रिका। तो केंद्रिका में क्या होगा? तो आप देखे हैं केंद्रक, जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक में प्रायः 1 से 3 कितनी होती हैं? 1 से 3, मतलब जो केंद्रिका रूपी संरचना है ये एक केंद्रक में या तो 1 होगी, या तो 2 होंगी, या तो 3 होंगी, यानी लगभग 1 से 3 के बीच में होती हैं और स्पष्ट होती हैं। और कैसी होती हैं? गोलाकार। गोलाकार, सघन। सघन का मतलब होता है बहुत घनी होती हैं, सघन संरचना होती है। क्या है? न्यूक्लियोलस संरचना होती, लेकिन ये इस पर कोई आवरण नहीं होता। जैसे केंद्रक के ऊपर आवरण है, इसमें कोई आवरण नहीं होता है, यानी ये आवरण रहित होती है। इसीलिए क्या होती है? केंद्रक द्रव्य के बिल्कुल संपर्क में रहती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, केंद्रिका कहते हैं ये किसी आवरण या झिल्ली से घिरी नहीं होती है, यह राइबोसोम का निर्माण करते हैं। मतलब ये संरचना हो गई। अब इसका कार्य क्या है केंद्रक में? तो इसका कार्य है, ये मुख्य कार्य करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। यानी केंद्रक के ऊपर एक संरचना और पाई जाएगी जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम, ये लेकिन केंद्रक की संरचना नहीं है, केंद्रक के बाहर होती है। ये केंद्रिका जो है इन राइबोसोम्स का निर्माण करती है। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? आरएनए का संश्लेषण करते हैं, आरएनए बनाते हैं। और आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। शरीर में जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन किससे बनती है? मुख्यतः देखा जाए ये राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम चूंकि केंद्रिका बनाती है राइबोसोम, और राइबोसोम बनाते हैं आरएनए, और आरएनए की सारी सूचनाएं प्रोटीन के आरएनए में होती हैं। तो आप देखेंगे जिससे आरएनए के संश्लेषण करते हैं, मतलब राइबोसोम का निर्माण हुआ, और जिससे आरएनए का संश्लेषण होता है, मतलब इन्हीं राइबोसोम से आरएनए का संश्लेषण होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब इन्हीं आरएनए के द्वारा प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो इतनी बातें आप समझ गए। और इसीलिए हम अब क्या कहते हैं? इसीलिए केंद्रिका को प्रोटीन की मशीन या फैक्ट्री कहते हैं। मतलब इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन की मशीन कहेंगे। ऐसे समझ लीजिए, प्रोटीन की मशीन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रिका को प्रोटीन की मशीन कहते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने वाली मशीन है एक। तो इस प्रकार आपने देखा, केंद्रक द्रव्य हो गया, केंद्रिका हो गई, इससे पहले हमने केंद्रक कला पढ़ाया। और अंत में हम चलते हैं क्रोमेटिन तंतु की ओर। तो क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं, इनको भी समझ लीजिए। तो ये जाल रूपी जो संरचना है, इसको भी आपको समझना होगा कि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में एक सूक्ष्म तंतुओं का जाल होता है। तो देखो ये सूक्ष्म तंतु हैं, बहुत ही बारीक, इनका एक जाल रूपी संरचना है। और ये जाल रूपी जो संरचना होती है वो कोशिका के विभाजन के समय यह अपेक्षाकृत कुछ मोटे हो जाते हैं, या कुछ मोटे दिखाई देने लगते हैं। मतलब जितने हैं इससे थोड़ा मोटे हो जाते हैं, उससे थोड़ा मोटे हो जाते हैं। तो ये मोटे हो जाते हैं। और ये जो मोटी संरचना आपको दिख रही है, इस मोटी संरचना को हम क्या नाम देंगे? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। समझ गए सभी लोग? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम मुख्यतः क्या बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। फिर लिखा है यह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करने का प्रमुख कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ से एक बेहतरीन बात आई कि गुणसूत्र और क्रोमोसोम जो हैं, ये जो जितनी भी जीव हैं, उन जीवों में जो लक्षण हैं, एक जीव के लक्षण दूसरे लक्षण में जाते हैं। जैसे मानव का संतान मानव ही होती है, गाय की संतान गाय होती है, गेहूँ अगर बो दीजिए तो गेहूँ ही होते हैं। तो वो लक्षण कहाँ है? वो लक्षण है आपके क्रोमेटिन तंतु में, यानी गुणसूत्र। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की कौन संरचना होती है। ठीक है, तब केंद्रक की जब आप संपूर्ण संरचना को जान लेंगे कि 4 अंग जो होते हैं, केंद्रक कला आपने जान लिया, केंद्रक द्रव्य को जान लिया, क्रोमेटिन को जान लिया, केंद्रिका को जान लिया। अब ये केंद्रक जो है आपका न्यूक्लियस जो है, इस पूरे कोशिका में इसका कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ
न्यूक्लियस, मतलब हम आप केंद्रक के कार्यों का वर्णन करेंगे कि केंद्रक के कार्य क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं हम केंद्रक के कार्यों को वर्णन करते हैं। तो हम चलते हैं केंद्रक के कार्यों की ओर। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो केंद्रक के कार्य निम्नलिखित होते हैं, इनको कैसे स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, तो अब आपने अगर जब उसकी पूरी संरचना को जाना है, पूरी भाषा को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो अब केंद्रक के कार्यों को जानने की कोई बहुत बड़ी आपको समस्या नहीं आने वाली। कैसे? कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण इसी केंद्रक के द्वारा होता है। हमने बताया था पूरा क्या है, पूरा कंट्रोल किसके अंडर में है, केंद्रक के। इसीलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, या फिर कहते हैं, ये फिर क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ सेल, यानी कोशिका का नियंत्रण कक्ष, अंग्रेजी में कहेंगे कंट्रोल रूम ऑफ सेल। तो ये पहला काम आपका हो जाएगा, इसे हम नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। और ये हम सारी भाषा भी लिख रहे हैं ताकि आप प्रश्न जब पेपर में लिखें तो आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए। नहीं तो हम पूरा समझा सकते हैं, समझाने के बाद लिख इसलिए रहे ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका छूट रहा है तो पॉज करके आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आगे क्या है, नंबर 2, कोशिका विभाजन का नियंत्रण इसी केंद्र के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, जो कोशिका होती है उस कोशिका के द्वारा जब 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और ये कोशिका विभाजन भी किसके अंडर में है, केंद्रक के। तो इस प्रकार हम कहेंगे कोशिका विभाजन का नियंत्रण इसी केंद्रक के द्वारा होता है। और तीसरा पॉइंट अंतिम है, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी में लक्षणों को जो ले जाते हैं, अभी हमने बताया था क्रोमेटिन कण होते हैं, और क्रोमेटिन कण कहाँ है, केंद्रक में है। तो देखा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन, यानी यही आगे चलकर क्या हो जाते हैं कोशिका विभाजन के समय, क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार आपने देखा क्रोमोसोम के द्वारा। तो पहला कार्य केंद्रक के कार्यों का अगर वर्णन किया जाए तो पहला कार्य आपके सामने हो जाएगा कौन, कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण इसी केंद्रक के द्वारा होता है। इसलिए इसे हम केंद्रक का कोशिका नियंत्रण कक्ष कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, द कंट्रोल रूम ऑफ सेल। आगे है कोशिका विभाजन का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का स्थानांतरण केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के द्वारा होता है। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, या फिर कहेंगे 23 जोड़ी। भाई 23 जोड़ी को अगर दूना करें, जोड़ी का मतलब 2, तो कितने हो जाएंगे, 46। तो इस प्रकार मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। तो यहाँ तक आपने विजिट किया, देखा, उसके लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अच्छा कमेंट दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी ऊर्जा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जब देखेंगे तो तुम्हारे इससे 2 काम होंगे, एक तो हमारा आप भला करेंगे, इसके अलावा अन्य जो आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।